नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। डेटा प्रोटेक्शन, अब नो टेंशन, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि जो डेटा प्रोटेक्शन कानून आने वाला है उसके बाद हम कितने निश्चिंत हो सकते हैं एज अ यूज़र, एक आम इंसान के रूप में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। वक्त नहीं गंवाते, पहले आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रस्तावित है। जो नया कानून बनने जा रहा है उसमें कंपनियों के लिए कुछ चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि उनको एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर रखना होगा, एक उनको डेटा ऑडिटर जो है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रखना होगा जो देखेगा कि आप सही तरीके से चल रहे हैं। उन पर दंड का भी प्रावधान है, पेनल्टी का। अगर वो मिस करते हैं, कोई चीज़ कानून तोड़ते हैं तो पेनल्टी उन पर लगेगी 250 करोड़ तक की। हालांकि ये डिबेटेबल है अभी। कंपनियों को डेटा प्रोसेसिंग में थोड़ी सी राहत मिली है। जो पहले जो प्रावधान थे प्रस्तावित कानूनों में उसके हिसाब से, और पेरेंटल परमिशन का जो नियम था जिसमें वो ढील चाहते थे कि जो बच्चे हैं उनके हर बात में पेरेंट्स के परमिशन की ज़रूरत ना पड़े, इसको भी सरकार ने माना नहीं है। मतलब पेरेंटल परमिशन चाहिए होगी। स्टार्टअप्स के लिए कुछ राहत हो सकती है, तो ये कंपनियों के लिए था। इसके साथ सरकार ने अपने लिए भी कुछ चीज़ें उसमें रखी हैं। इसमें एक तो ये अधिकार सरकार के पास होगा कि वो किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर सकेगी, किसी भी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सकेगी। और इसके लिए जो कारण बताया गया है वो ये है कि अगर कोई जनहित का मामला होगा, हालांकि जनहित का मामला क्या होगा ये डिबेटेबल है, तो प्लेटफॉर्म भी ब्लॉक कर सकती है सरकार, मैंने आपको बताया। और डेटा ट्रांसफ़र, यानी जो आपका डेटा है वो कहाँ रहेगा, इसको लेकर सरकार ने ये तय किया कि एक नेगेटिव लिस्ट बनाएंगे, यानी कि किन देशों में डेटा नहीं जा सकता, उसके अलावा बाकी देशों में जा सकता है। तो नेगेटिव लिस्ट में जो देश होंगे वहाँ आप डेटा नहीं भेज सकते, कंपनियाँ नहीं भेज सकती। इसके अलावा एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने की बात है। हालांकि इस पर भी चर्चाएं चल रही है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है उस पे पास कितने अधिकार होंगे और उसकी क्या यूटिलिटी होगी लोगों के पर्सपेक्टिव से। ये है कानून का बेसिक खाका। अब जो मौजूदा स्थिति हमारे देश में, उसकी एक तस्वीर है, उस पर एक सर्वे है लोकल सर्कल का, वो भी आपको दिखाते हैं तो बात थोड़ी समझ में आएगी। लोग ये मानते हैं कि डेटा उनका जो है पहले से ही सार्वजनिक हो चुका है या कहीं से लीक हो चुका है, या तो उन्होंने खुद ही बताया है इस तरीके से सार्वजनिक हो गया या लीक हो चुका है। ये 72% लोग मानते हैं ऐसा। तो आप समझ सकते हैं कि डेटा ऑलरेडी हमारा दौड़ रहा है मार्केट में। इसके बाद जो डेटा लीक हुआ, वो डेटा आखिर कहाँ से लीक हुआ, इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, इस पे भी लोगों के विचार आप देख लीजिए कि क्या क्या डेटा लीक हुआ है या पब्लिक हो चुका है। आधार नंबर, पैन नंबर, वोटर आईडी, इसी तरीके से मोबाइल नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर और ईमेल एड्रेस, आपकी सालाना इनकम कितनी है। ये परसेंटेज में पता है, इतने परसेंट लोग मानते हैं कि ये उनका ऑलरेडी लीक हो चुका है। और कहाँ से लीक हुआ इस पर भी सर्वे है। तो राज्य सरकार से 81% लोग मानते हैं, केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं या जो विभाग है वहां से, टेलीकॉम कंपनी से, बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं से, तो ये अलग अलग सोर्स है। तो तस्वीर कुल मिलाकर ये है कि डेटा प्रोटेक्शन को लेकर हमारे देश में एक तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस है नहीं, प्राइवेसी को लेकर ही नहीं है, इसलिए डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भी लोग समझते नहीं उसका इंपॉर्टेंस, और लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारा डेटा पहले से ही सार्वजनिक हो चुका है। ऐसे में ये जो कानून आ रहा है ये कितने काम का है, एक्सपर्ट से समझेंगे। तो पहले हमारे पैनल से मिलिए। मीडिया नामा के फाउंडर निखिल पाहवा हमारे साथ हैं। ये बहुत बड़े एडवोकेट रहे हैं प्राइवेसी के। और सिटमैट के फाउंडर रोहित उगाले और बिल्टेक के वाइस प्रेसिडेंट दीपक सिंघल हमारे साथ है। तो दो जो आप देख रहे हैं, दूसरे और तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं अपनी खिड़कियों में, ये लोग डेटा को बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। और निखिल जी प्राइवेसी के एडवोकेट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी, जो पर्सपेक्टिव मैंने रखा उस पर्सपेक्टिव में जो कानून प्रस्तावित है, आने वाला है, कितना काम का है, क्या कंसर्न्स आपको नजर आते हैं यूजर के, हमारे जैसे लोगों के पर्सपेक्टिव से? देखिए, जो हमारे जैसे लोगों की पर्सपेक्टिव से तो बात ऐसी है कि सबसे जो डिसअपॉइंटिंग चीज है, जो मुझे सबसे दुख हो रहा है कि जो बच्चों का जो डेटा है उसमें इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन जारी है कि अगर आप और हम किसी वेबसाइट पे जाएंगे या किसी ऐप को यूज करेंगे तो हमें अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा कि हम बच्चे नहीं हैं, क्योंकि सब ऐप्स को बोला है कि वो बच्चों का डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते। सिर्फ वो ऐप्स या सर्विसेज
जो जो गवर्नमेंट बोलती है कि उनको व्हाइट लिस्ट कर दे, या जिस कैटेगरी को गवर्नमेंट व्हाइट लिस्ट कर दे कि इनको अलाउड है, सिर्फ वो ही ऐसे कर सकती है, बाकी सबको वेरीफाई करना पड़ेगा कि हम कौन है। तो ये तो मतलब आप दुनिया में सारी साइट्स को अपना आईडी देना पड़ेगा या हमें किसी तरह से वेरीफाई करना पड़ेगा। ये बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। मतलब जो 12 साल का बच्चा है और जो 17 साल का बच्चा है, दोनों में मैच्योरिटी का फर्क होता है। तो जो एक्सप्लोरेशन होती है वो एकदम रोकी जा रही है। अब जैसे कि किसी को किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है 17 साल की उम्र में बाहर, तो हर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन की साइट पे जाने से पहले मम्मी पापा को बुलाना होगा कि अपने आप को वेरीफाई करो या मुझे अलाउ करो कि मैं इसको एक्सेस कर सकूं। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। ये इंटरनेट तो दुनिया है एक अलग। तो आप मतलब कि घर से बाहर जाने से पहले सबको रोक के बताती कि अच्छा बताओ कि मम्मी पापा का परमिशन है कि नहीं। ऐसे काम चलेगा नहीं ना। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे इस चीज में है। दूसरा ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया गया है, पर उससे पर्सनल प्राइवेसी को प्रॉब्लम होता है। जैसे कि इसमें लिखा है कि अगर मैंने अपनी फोटो सोशल मीडिया पे डाली है, तो और आप जानते हैं कि हम सब अपनी फोटोज डालते रहते हैं, तो कोई भी कंपनी आके वो डेटा उठा के यूज कर सकती है क्योंकि हमने उसको पब्लिक कर दिया है। पर आज के दिन में जस्ट बिकॉज मैंने कुछ पब्लिक करा है, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने किसी को परमिशन दी है कि वो उसको यूज करे। तो ऐसी कंपनीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो फेशियल रिकग्निशन में दुनिया भर से डेटा उठा के यूज करती है, फेशियल डेटा, और उनपे केस भी चल रहे हैं। काफी कंट्रीज में ऐसे बैन भी हो गया है। हमने उल्टा तरीका अपनाया है, जहां हमें अपॉर्चुनिटी थी इस पे रोक लगाने की, हमने इसको अलाउ कर दिया कि कोई भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप देखिए फेशियल रिकग्निशन से डिजी यात्रा का एंट्री होता है, तो कोई भी 50-60 फोटोज लेकर किसी का मास्क बना के भी तो एंटर कर सकता है उस तरीके से। मतलब हर जगह जगह पे ये सिक्योरिटी ब्रीच है एक किस्म का। तो ये पब्लिक डेटा परमिशन का नहीं होता है कि कोई भी कैसे भी यूज कर ले, पर गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया उस हिसाब से। ओके। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एग्जेम्प्ट कर दिया है। अगर आप याद रखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में राइट टू प्राइवेसी केस था, तो वहां पे गवर्नमेंट बोल रही थी कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है, और वो हार गए थे। पर ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसमें गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करके रोक लगाने की जगह ये गवर्नमेंट अपने आप को एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो एज सच ये परमिशन दे दी है कि हम एक सर्वेलेंस स्टेट बनाए। आप देखिए जगह जगह पे सीसीटीवी लग रहे हैं, जगह जगह पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो रहा है, हर चीज के लिए डेटा मांगा जा रहा है गवर्नमेंट से। तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्राइवेट कंपनीज की है, पर गवर्नमेंट की नहीं है। इस तरह से ये बिल बना है। जी ठीक है। चौथी बात यह है कि आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट करके उसको बिल्कुल यूजलेस कर दिया। कि अगर हमने पूछा कि अच्छा इस नाम का कोई बंदा गवर्नमेंट ऑफिस में गया था कि नहीं, अगर कुछ पूछताछ चल रही है कि कैसे काम चल रहा है गवर्नमेंट का, या किसी भी इंफॉर्मेशन में किसी पर्सन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट उसको डिनाई कर सकती है। वैसे भी गवर्नमेंट आरटीआई को डिनाई कर ही रहा है काफी चीजों में, जी जी, बट पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए उनको डिनाई कर सकती है। और बहुत चीजें हैं, उसमें हम बात करेंगे आगे, बट ये मेरे मेन पॉइंट्स। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स आपने गिनाए निखिल, जिसपे आपको लगता है कि थोड़ी इसमें जो है रिजर्वेशंस हैं आपके इस एक्ट को लेकर। ज़्यादातर उसमें प्राइवेसी के मामले हैं, और जो दूसरा हिस्सा आपने कहा उसमें सरकार ने खुद को ज़्यादा एम्पावर कर लिया है और आरटीआई को कमज़ोर देख रहे हैं। आपकी आरटीआई और कमज़ोर इससे हो सकता है। बहरहाल रोहित, ये बताइए कि क्या बिजनेसेस के लिए, कंपनीज के लिए, हमारे डेटा का जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने सब कुछ प्लेट में बिछा के दे दिया है, आप ऐसा मानते हैं? सर मेरे हिसाब से दोनों चीजें हैं यहाँ पे। कुछ चीजें पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है। अगर हम लोग कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनीज के हिसाब से कंपनीज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट अभी करना पड़ने वाला है, जो कि पब्लिक के तौर पे अगर देखा जाए तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में डेटा ही है जो सबके लिए बहुत मायने रखता है। हाल ही में मैंने काफी सारे केसेस देखे, डेटा को लोग लेके इतना ज्यादा परेशान है कि उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, जिससे लोगों को पर्सनल भी हानि हो रहा है, फाइनेंशियल्स भी बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती आ रही है।
बट यहाँ पे जो नया कानून आ रहा है जिसमें एक ऑडिटर जो कंपनी को रखना है, यहाँ पे कंपनीज को बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत पड़ सकती है और ये थोड़ा सा ही लेंदी प्रोसेस होने वाला है। ठीक है जी। तो बट जी बताए बताए। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देन ऑल्सो अगर हम लोग ओवरऑल चीजें देखा जाए तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी इंपॉर्टेंट है और जो ये बिल पास हो रहा है ये काफी सही जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है हमारे इंडिया में जो डेटा, पर्सनल डेटा के अगेंस्ट कुछ आ रहा है आगे, तो ये काफी अच्छी चीज है। ठीक है दीपक, ये बताइए कि एक शुरुआत हो गई, मतलब काफी लंबे समय से हम इंतजार करें, 2017 से तो बिल्कुल एकदम इंतजार कर रहे हैं इस मोड में कि अब आया और तब आया, अब जाके लग रहा है कि जैसे कानून तो आ ही जाएगा। तो ये जो स्टेप है, ये आपको ओवरऑल डायरेक्शन इसकी क्या समझ में आ रही है? एक तरफ अगर हम कंपनीज को रखें, एक तरफ पब्लिक को रखें और बीच में सरकार को रखें, तो आपको ओवरऑल डायरेक्शन क्या समझ में आ रहा है? ये कानून अधिकारों को किस तरफ ज्यादा लेके जा रहा है? मेरे को तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि ये बहुत ही सही डायरेक्शन में है और एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच है, रादर देन कि पूरा का पूरा कंपनीज के ऊपर लोड डाल देना या फिर इंडिविजुअल्स। आप देखिए कि जैसे स्टार्टअप्स को ये लोग फ्री रखने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज एक स्टार्टअप बंदा जो है वो छोटी सी कंपनी शुरू कर रहा है, वो बैठ के ऑडिटर नहीं रख सकता, वो बैठ के इतने सारे लीगैलिटीज नहीं कर सकता है। और सब जने मतलब ऑफ कोर्स इट कैन नॉट परफेक्ट, तो कुछ भी नहीं होता है, बट हम लोग हमेशा डिस्कस करते रह सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। बट आप ये सोचिए कि हमारे बाकी सारी कंट्रीज में GDPR, HIPAA करके बहुत सारे ऐसे कंप्लाइंसेस होते हैं जो कि हर कंट्री फॉलो करती है। वहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, जैसे मेरा यही काम है पिछले 20 सालों से, मैं हर एक बहुत सारी कंट्रीज के लिए वो सॉफ्टवेयर्स बनाता था और वो हम लोग बनाते थे, हम लोग कंप्लायंस रखते थे और वो हम इंडिया में हम लोग एकदम चिल रहते थे कि भाई बिल्कुल लोड मत लो, एकदम से तुम कुछ भी कर लो, कोई डेटा को कैसे भी यूज कर लो। तो वो अब हमारे लिए एटलीस्ट कंपनीज को एक डर बैठेगा। आई थिंक दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट कि अब एक डर बैठा हो यार कि कुछ भी नहीं। और मैं तो जो सबसे कंज्यूमर के लिए जो सबसे जो सोचता हूँ कि अभी मेरे को इतने सारे स्पैम कॉल्स आते रहते हैं, हर समय मेरे फोन पर कोई ना कोई कॉल करता रहता है, क्योंकि कंपनीज को कोई डर ही नहीं है कि बैठ के क्या करना है, कुछ भी उनको कोई डर नहीं होता। अब एटलीस्ट वो लोग डरेंगे कि किसी को भी हमारा डेटा शेयर नहीं करेंगे। अभी हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोग फिर ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हैं, ट्रू कॉलर में हम अपना सारा का सारा डेटा एक कंपनी को दे देते हैं, सारे कॉन्टैक्ट नंबर, विच इज कितना गलत है वो सब। अब हर एक कंपनी में एक डर बैठेगा कि भाई सोच कर करो, कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई भी लॉ परफेक्ट नहीं होता है, बट एक डर बैठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे मायने में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है निखिल जी, ये बताइए कि जो ये लोग कह रहे हैं कि एक शुरुआत हुई कंप्लायंस का, कम से कम अब एक कंप्लायंस नाम की कोई चीज सामने तो आई, तो इससे मेरा सवाल ये है कि जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, क्या हमारे पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को वो एम्पावर करेगा, आगे बढ़ाएगा? क्योंकि मामला इवॉल्विंग है, बाद में भी प्राइवेसी की लड़ाई तो लड़ते ही रहेंगे, वो कभी बंद नहीं होने वाली। लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी या जो डिजिटल इकोसिस्टम है पूरा, क्या उसको इससे एक विंग्स मिलेंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं? देखिए, डेटा प्रोटेक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें कंपनी और यूजर्स जो है दोनों के इंटरेस्ट सेम है, क्योंकि अगर डेटा प्रोटेक्शन नहीं होगा तो यूजर्स उस कंपनी को ट्रस्ट नहीं करेंगे। हमारा डेटा वो कैसे यूज कर रही है, कहाँ यूज कर रही है, तो दोनों के लिए जरूरी है कि एक अच्छा डेटा प्रोटेक्शन बिल होए। अब इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे कि आप सोचो कि डेटा अगर ब्रीच होता है तो ये नहीं बताया गया कि कंपनी को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को कब इन्फॉर्म करना है कि ब्रीच हुआ है। और यूजर्स को इंफॉर्मेशन वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी कि वो ब्रीच हुआ है कि नहीं, वो क्लियर नहीं है। तो मतलब अगर मेरा डेटा ब्रीच हुआ है किसी कंपनी के यहाँ, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो उस हिसाब से और चीजें चाहिए कि मैंने तो डेटा प्रोटेक्शन बिल के 4 शुरू से सारे वर्जन्स देखे हैं, और मैं कह सकता हूं कि जो शुरू का वर्जन था, जो श्री कृष्णा कमेटी का वर्जन जो था, हमें उसमें भी खामियां दिखी थी, पर
वहां से अगर हम आज वाला बिल कंपेयर करेंगे तो बहुत ही डाइल्यूट हो गया है, बहुत वीक हो गया है। वो ये यूजर्स के लिए भी अच्छा नहीं है और ये कंपनीज के लिए भी अच्छा नहीं। उसमें यूजर्स की अगर राइट्स प्रोटेक्ट हो तो अच्छा होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, किसी कंपनी के पास अगर गवर्नमेंट का नोटिस आ जाए या गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल फोन करके बोले कि मुझे सबका डेटा दे दो, ना यूजर को पता लगेगा, ना गवर्नमेंट पे कोई रोक है कि वो चोरी छुपे किसी का भी डेटा उठा ले, है ना। तो अगर आप सर्वेलेंस स्टेट जैसे देख रहे हैं जहां पे बहुत सारा डेटा हर एक की प्रोफाइल हो रही है, जैसे आधार में कहते थे कि 360 डिग्री प्रोफाइलिंग करनी है, वो अब पब्लिक और प्राइवेट डेटा दोनों कंबाइन कर सकती है। नेटग्रेड अगर आपको याद है जो कांग्रेस के टाइम में शुरू किया गया था, उसका यही प्लान था कि शुरू में 21 डेटाबेस हो, आगे जाके 9 पब्लिक और प्राइवेट डेटाबेसेस सबके सब कंबाइन हुए जी। तो आज के दिन में गवर्नमेंट किसी कंपनी के पास जा सकती है, बोल सकते कि मुझे रियल टाइम एक्सेस चाहिए आपके डेटा का, कि कौन सा, एंड फिनटेक कंपनी जिनके पास बहुत सारा डेटा होता है कंज्यूमर्स के बारे में, उनका भी डेटा गवर्नमेंट मांग सकती है, किसी को कुछ पता नहीं। तो इन चीजों में ना मेरे हिसाब से कंपनीज का भी हार्म है और यूजर्स का भी हार्म जी। तो डेटा का मैटर ऐसा है कि पूरा एक इकोसिस्टम ऐसा जो सबको इनेबल करे, इनेबलर हो, उसका प्रयास अगर किया जाए, बैलेंस्ड अप्रोच हो, यही सबसे अच्छा होगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और कंसर्न्स हैं जिसको हम क्लियर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल की और सवाल ये है कि क्या जो कानून आ रहा है उसके बाद हम डेटा प्रोटेक्शन को लेकर जो हमारी टेंशन है पर्सनल डेटा को लेकर वो खत्म हो जाएगी। रोहित, ये बताइए कि देखिए, निखिल जी ने बहुत हद तक स्पष्ट किया कि सर्विलांस स्टेट की बात हो या जो कंट्रोल हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर कंसर्न्स हैं, लेकिन एक आम आदमी का जो कंसर्न है वो ये है कि अभी हमारा डेटा कोई भी ले लेता है और उसका मिसयूज होता है। क्या ये कानून हमें ये भरोसा देता है कि हमारा डेटा अब उस तरीके से, कम से कम उस तरीके से जो पहले खुले हाथ से कोई भी ले रहा था, अब नहीं ले पाएगा, तो जाहिर है इसका मिसयूज भी थोड़ा रुकेगा। क्या ये अश्योरेंस हम इस एक्ट से ले सकते हैं? जी, यहाँ पर तो मेरा ये कहना है कि किसी भी चीज को 100% तो रोक नहीं जा सकता है, बट इस नियम के आधारित काफी समय तक इस चीज को कंट्रोल में लाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैंने एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ तो काफी सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस है, काफी सारी वेबसाइट्स है, वो फ्रंट एंड में किसी अलग चीज को दिखाकर कुछ डेटा कलेक्शंस कर रही है और बैक एंड में उनके पास 10 अलग अलग चीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें इस चीज से रोक सकती है। अगर कोई आम आदमी का अगर हम लोग सोचे तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स, जो कि आज की डेट में काफी ज्यादा लीक हो रही है, तो इस चीज को यहाँ से रोका जा सकता है, क्योंकि इसमें कंपनी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनेगी और यहाँ पे काफी अच्छा पेनल्टी गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा से काफी अच्छे बदलाव आने वाले हैं। हम लोग 100% तो नहीं बोल सकते, बट इसमें अच्छे सुधारना हमें आज की डेट से तो अच्छे ही मिलेंगे। ठीक है। ये बताइए दीपक कि जो फ्रेमवर्क अभी आपको समझ में आ रहा है, कंप्लायंस की कितनी गारंटी आपको इससे दिख रही है? मतलब कौन कंप्लायंस करवाएगा? जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया है उसको आप मैंडेटरी है कि ब्रीच हो जाए तो आप रिपोर्ट करो, इतनी बात साफ है, मगर अभी जो फ्रेमवर्क उभरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कंप्लायंस का क्या रास्ता आपको दिख रहा है? क्या सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको मतलब अपनाने की कोशिश करेंगे? इसकी क्या गारंटी दिख रही है? तो इस केस में उन लोगों ने ऑडिटर का प्रावधान रखा है कि उन लोगों को एक ऑडिटर भी रखना है। तो इस तरह से सोचिए कि जैसे कि अपन टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, राइट? अब टैक्स रिटर्न में भी हम जब फाइल करेंगे, हर 100% कंप्लायंस नहीं होता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चोरी होती है। तो गवर्नमेंट का काम है कि उन्होंने रूल्स रखे हैं कि ये आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। और अगर हम लोग ये सोचेंगे कि मतलब 100% तो रूल कोई भी नहीं फॉलो करेगा, अब
जब भी हमारा कोई बहुत बड़ा कोई बिजनेस होता है उसके लिए ऑडिटर रखना होता है अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी, राइट। सिमिलरली उन्होंने यहाँ पर भी प्रावधान रखा है कि अगर आपके पास है तो आपको एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आप, तो आपको एक ऑडिटर रखना पड़ेगा जिसका कि वो ड्यूटी लेगा। जैसे अपने पास इतने बड़े बड़े कंसल्टेंसी कंपनीज होती हैं, तो इसमें वो वाले एक ऑडिटर्स जो होंगे वो अपनी ये ड्यूटी लेंगे, उनका फर्ज होगा कि कुछ भी अगर गड़बड़ उन्हें दिखती है तो वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। तो मेरे को लगता है, मेरा व्यू है कि सारे चीजें उन्होंने ली गई हैं जो भी पॉसिबल है। हमें ये भी एक देखना है कि एक बैलेंस रखना है। अगर हम बहुत ज्यादा रूल्स रख देंगे तो हमारी जो सारी कंपनीज हैं उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, उनका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। उतना भी नहीं करना है, तो एक बैलेंस अप्रोच चाहिए और जो कि इन्होंने रखी है। और आपके आंसर के हिसाब से मेरे को लगता है ऑडिटर वो काम करेंगे जी, कंप्लायंस का। जी, तो ऑडिटर एक पॉइंट है और कंपनीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तय की गई है वो एक पॉइंट है जिससे आपको एश्योरेंस मिल सकता है। निखिल जी, आपसे मेरा सवाल एक बार फिर से, जी पेनल्टीज भी हैं। और निखिल जी, आपसे मेरा ये एक बार फिर से वही सवाल है, थोड़ा घुमा के मैं पूछ रहा हूँ। क्या ये जैसे अब इसमें ऑडिटर्स रखने होंगे या एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया, क्या कुछ नए बिजनेसेस पनपेंगे या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं लोग कंप्लायंट होके करते तो और बेहतर काम कर पाते, यानी कि इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिलेगा, खास करके डिजिटल इकोनॉमी को, उस एरिया में नौकरियां पैदा होंगी। ऐसी कुछ उम्मीद भी इस कानून से की जा सकती है क्या, या जो हमारा एक्सपीरियंस रहा हो EU वगैरह में? देखिए, पहले तो मैं अपने आपको करेक्ट करना चाहूंगा, यूजर्स का अगर डेटा ब्रीच होता तो इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पर उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब कंप्लेंट करने का, कुछ करने का, उनको जैसे मुआवजा नहीं मिलेगा किसी चीज का। दूसरा, मुझे देखिए, बिल्कुल पहली बात जो मैंने कही थी कि हर ऐप को एक्सेस करने से पहले, हर साइट को एक्सेस करने से पहले आपको अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा, अपना एज वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो ये एक किस्म का स्पीड ब्रेकर आ जाता है। हर बार हर चीज के लिए अगर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा और उस वेरिफिकेशन में भी तो आपका डेटा कोई ले लेगा ना, उस वजह से बिल्कुल, तो हमारा डेटा फैल जाएगा, इससे प्राइवेसी का कोई हमें फायदा नहीं होगा। दूसरा ये है कि बच्चों को, जैसे मैंने बोला था, जो आप देखिए जो कोडर्स हो रहे हैं उनकी एज घट रही है। मतलब लोग अब 10 साल, 12 साल, 14 साल की उम्र में सॉफ्टवेयर लिखना शुरू कर रहे हैं जी, और वो इंटरनेट पे पढ़ के सीख के ये चीजें करते हैं। अब उनको हर चीज के लिए पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं ये साइट देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ, तो या देख सकता हूँ कि नहीं। तो उससे इंटरनेट इकोनॉमी के लिए, डिजिटल इंडिया के लिए मेरे हिसाब से एक किस्म का घाटा है कि आप देखिए हमारी मेजॉरिटी, हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंग है, और आप हर चीज में वेरीफाई करेंगे तो इरिटेशन भी होगा। आप जी, आपका पॉइंट क्लियर है निखिल जी। चूंकि समय समाप्त हो रहा है इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं। ये वैलिड पॉइंट है कि एंट्री पॉइंट पे ही अगर आप पूछ रहे हैं तो पहला तो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी रिस्पॉन्स करते हैं तो आप डेटा देते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी ये पूरा जो एक 5-6 साल से जो इंतजार हम लोग कर रहे थे वो पूरा हो जाए, पहले तो ये दुआ कीजिए। और वो पूरा हो जाएगा तो फिर एक शुरुआत होगी, अनफोल्ड होना शुरू होगा ये पूरा किस्सा जिसको डेटा प्राइवेसी कहते हैं और जिसका संबंध डिजिटल इकोनॉमी से भी है। मल्टी डायमेंशनल ये चीज़ है, धीरे धीरे सबकी समझ में आएगा। हमने कोशिश की कि कम से कम एक जागरूकता बने हमारे दर्शकों में इसको लेकर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।